नमस्कार मित्रों। घटनाचक्र वन लाइनर्स इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसमें ये छठवां वीडियो है। जिन साथियों ने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं कृपया चैनल जाकर देख लें। इससे पहले हम काफ़ी टॉपिक कर चुके हैं। आज हम यूनानी आक्रमण के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको नया वीडियो मिल सके। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का शासन जो था वो किस वंश का था? तो वो नंद वंश का था। तो सिकंदर के समय नंद वंश का शासन था। अब नंद वंश की स्थापना किसने की थी? पहला प्रश्न ये बनता है कि नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी। तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी? पद्मनंद ने की थी। ठीक है, महापद्मनंद के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक है। इसको महापद्मनंद को एक राठ की उपाधि दी जाती थी, क्योंकि इसने पंजाब से लेके एक राठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि पंजाब से लेकर दक्षिण भारत के क्षेत्र को विजय कर लिया था। कहाँ के? दक्षिण भारत के क्षेत्र को विजय कर लिया था, इसलिए इसको एक राठ की उपाधि दी गई। ठीक है। दूसरा क्या है? इसको भार्गव कहा गया। भार्गव की उपाधि किसको दी गई? महापद्मनंद को दी गई। ठीक है, महापद्मनंद को पुराणों में महापद्मनंद को पुराणों में क्या कहा गया है? महापद्मनंद को पुराणों में इसको सर्व छत्रांतक कहा गया है। किसमें? पुराणों में। किसको? महापद्मनंद को। महापद्मनंद की और क्या विशेषताएं हैं कि महापद्मनंद क्या है, एक कलिंग से ऋषभ देव की मूर्ति को पाटलिपुत्र लाया था। तो ये कलिंग से ऋषभ देव की जो मूर्ति है, मूर्ति को कहाँ लाया था? ये पाटलिपुत्र लाया था। पाटलिपुत्र लाया था। कौन? महापद्मनंद। ये तो महापद्मनंद के बारे में जानकारी हो गई। ठीक है। अब जो नंद वंश था, इसका जो अंतिम राजा था वो कौन था? घनानंद। इसी के समय सिकंदर का हमला होता है। ठीक है, घनानंद के समय ही कौन? चाणक्य रहते हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसा महान शासक बनाया। ये नंदवंश का अंतिम शासक था। यूनानियों ने जो धनानंद को अग्रनीज कहा। क्या कहा? अग्रनीज कहा। किसने? यूनानियों ने। ठीक है, ये तो कुछ नंदवंश के संबंध में बात थी। अब अगला पॉइंट क्या है कि मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, वो कौन था? धनानंद था। अभी मैंने बताया। अगला पॉइंट क्या है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। ये बात सही है, पहला कथन सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। यह गलत है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था, वह लौट गया था। दूसरा कथन गलत है। तो अब कुछ सिकंदर के बारे में जान लेते। तो सिकंदर किसका पुत्र था? यह फिलिप का पुत्र था। सिकंदर फिलिप का पुत्र था, जो मेसिडोनिया का राजा। फिलिप कहाँ का? मेसिडोनिया का राजा था। मेसिडोनिया का राजा था फिलिप, और उसका पुत्र था कौन? सिकंदर। ठीक है। 355 से 323 बीसी का कार्यकाल रहा सिकंदर का। 20 वर्ष की अवस्था में यह सिकंदर विश्व विजय की अभियान पर निकला था। भारत पर अगर पहला विदेशी आक्रमण की बात करें तो भारत पर पहला जो विदेशी आक्रमण कब हुआ? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 6वीं शताब्दी बीसी में पहला जो आक्रमण हुआ था, तो ईरान के शासक दारा ने किया था। तो कौन? ईरान के शासक दारा ने किया था भारत पर पहला विदेशी आक्रमण। और सिकंदर का जो सहयोग किया था भारत में, जब सिकंदर भारत आया था तो सिकंदर का सहयोग किसने किया था? तो सिकंदर का सहयोग किसने किया था? तो
अम्भी एक राजा थे, कहाँ के? तक्षशिला। तक्षशिला के राजा थे अम्भी। तो इन्होंने सिकंदर का साथ दिया था। ठीक है, अभी कुछ सिकंदर के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। अगली बात देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? ये कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह था मस्सग। जो मस्सग थे उन्होंने ये धारण किया था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि भारत में सिकंदर की सफलता के कारण क्या थे? भारत में सिकंदर की सफलता के कारण क्या? उस समय भारत में कई जो क्षेत्रीय सत्ता नहीं थी, केंद्रीय सत्ता नहीं थी, क्षेत्रीय सत्ता थी। मतलब छोटे छोटे टुकड़े में उत्तर भारत बटा था और पश्चिमी उत्तर भारत बटा था। उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। जैसे हमने बताया अम्भी जो तक्षशिला का राजा था उसका सहयोग मिला। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? वह वीर भारतीय राजा जिसने सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था वो कौन था? पोरस, पुरु या पोरस। कहाँ से? झेलम नदी। उस समय झेलम नदी को क्या वितस्ता नाम दिया जाए, तो झेलम नदी को वितस्ता कहते हैं, वितस्ता का युद्ध। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? नियार्कस, आर्नेसिक्रिटस, डाइमेकस तथा अरिस्टोब्लूलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया तो डाइमेकस नहीं आया था सिकंदर के साथ। बाकी नियार्कस आया था, आर्नेसिक्रिटस आया था, जो अरिस्टोब्लूलस आया था, ये तीनों आए थे, लेकिन डाइमेकस सिकंदर के साथ नहीं आया था। तो सिकंदर के साथ कौन नहीं आया? चलिए अगला टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की चर्चा करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में पहला पॉइंट क्या है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य तो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश कौन है? वह है मौर्य वंश। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। तो विशाखदत्त की जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस है। क्या? मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस। अगला पॉइंट क्या है कि सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की है विलियम जोन्स ने। तो विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। अगला पॉइंट क्या है कि प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से वह है जिसने सैंड्रोकोट्स यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया हुआ है जस्टिन। तो जस्टिन ने सिकंदर महान और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का उल्लेख किया है। अगला पॉइंट क्या है? कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं। जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी इन्हीं को ही विष्णुगुप्त कहते हैं। इन्हीं को ही विष्णुगुप्त कहते हैं। तो कौटिल्य को ही कहते हैं। कौटिल्य के ये दो नाम और हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। तो चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, ना कि इकोनॉमी की पुस्तक नहीं, ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। कौन? अर्थशास्त्र। सप्तांग सिद्धांत, कई बार पूछा गया कि सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग कौन कौन से हैं? तो राजा होता था, अमात्य होता था, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। ये 7 अंग सप्तांग में होते थे। राजा आता था, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ये 7 अंग आते थे सप्तांग सिद्धांत में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है, वो डाला गया नीतियों पर। तो राजनीतिक नीतियों पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है। अगला पॉइंट क्या है कि मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। तो मैकियावेली के प्रिंस से तुलना किसकी की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। तो डाइमेकस किसके शासनकाल में आया था? वह आया था बिंदुसार के शासनकाल में आया था। अगला पॉइंट क्या है? पाटलिपुत्र में
स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था, लकड़ी का बना था। तो किसका महल? चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? लकड़ी का बना था। ठीक है, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। ये पूछा जाता है। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं वह है पाटलिपुत्र। तो वह कहाँ है? पाटलिपुत्र में। अगला क्या है पॉइंट कि बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था पाटलिपुत्र का। तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थल कहाँ का था? पाटलिपुत्र का था। अगला पॉइंट क्या है? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त की थी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार किसने जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। अगला पॉइंट क्या? वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था, यह प्रमाणित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। तो रुद्रदामन का एक जूनागढ़ अभिलेख है, उससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात भी एक राज्य शामिल था। अगला पॉइंट क्या है कि सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को हराया था चंद्रगुप्त ने। तो इसने सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो चंद्रगुप्त ने हराया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 बीसी में। तो 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि सेल्यूकस ने अपनी बहन हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, और इसने कई ऐसे हाथी वगैरह उपहार के स्वरूप दिए थे। अब देखिए ये मानचित्र दिया गया है। अब इसको बताना कि अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय में ये उसका मैप में दिया गया कि ये साम्राज्य था। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है कि सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की अशोक ने। तो ये अशोक ने की थी। अशोक से पहले हम बिंदुसार के बारे में कुछ विषय में पढ़ लेते हैं। बिंदुसार, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पुत्र था। इसको बिंदुसार की जो उपाधियां हैं, उपाधियां पूछी जाती है। जैसे इसको अमित्र घात बोलते हैं, अमित्र घात, अमित्र घात कहते हैं, एक उपाधि है बिंदुसार की। दूसरी उपाधि क्या है? वासुसार, वासुसार भी कहते हैं इसको, भद्रसार भी कहते हैं। तो बिंदुसार को क्या बोलते हैं? भद्रसार भी कहते हैं बिंदुसार को। और बिंदुसार को बिंदुपाल के नाम से भी उपाधि दी गई थी। तो ये कुछ उपाधियां हैं किसकी? बिंदुसार की। तो बिंदुसार की कुछ उपाधियां हैं, इनके बारे में अभी हमने चर्चा की। बिंदुसार ने सीरिया के राजा जो एंटियोकस से मदिरा, सूखे मेवे तथा दार्शनिक की मांग की थी। तो सीरिया के राजा ने पहली दो चीज़ें तो उसने सौंप दी, लेकिन उन्होंने दार्शनिक देने से मना कर दिया। बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 पुत्र थे। कितने? जिसमें सुसीम और अशोक दो प्रमुख थे, पुत्र थे। ठीक है, उत्तराधिकार के संघर्ष में इन दोनों के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। एक घटना और आती है कि मिस्र के शासक जो मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने किसको भेजा था?
बिंदुसार के दरबार में डियानोसियस को भेजा था, किसके? बिंदुसार के दरबार में। तो ये कुछ बिंदुसार से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब कुछ अशोक के बारे में जान लेते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वह है श्रीलंका। तो अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका यानी कि कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था। बिहार, अफगानिस्तान ये सभी थे, लेकिन श्रीलंका अशोक के क्षेत्र में नहीं था। यहाँ पर अशोक संघमित्रा को यहाँ भेजता है धर्म का प्रचार करने के लिए, आगे आएगा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो अगला पॉइंट क्या है? अशोक के तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवां मुख्य शिलालेख तथा प्रथम स्तंभ अभिलेख में से हुआ है जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ। तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में चेर, चोल, पांड राज्यों का उल्लेख हुआ है द्वितीय मुख्य शिलालेख में। तो किन? चेर, चोल, पांड राज्यों का इसमें उल्लेख हुआ है अशोक के। अगला पॉइंट क्या है? भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था अशोक ने। तो भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अगला पॉइंट क्या है? अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण मिलता है देवनाम प्रिय की उपाधि पर अशोक का प्रमाण मिलता है कि वह हिंदू धर्म से संबंधित था। अगला पॉइंट क्या है? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। तो तीसरी बौद्ध समिति का आयोजन अशोक के समय हुआ था, और ये कहाँ आयोजित हुआ था? पाटलिपुत्र में। और इसकी जो अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। अगला पॉइंट क्या है कि मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो थे अशोक और दशरथ। तो ये दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। रज्जुक क्या थे? रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी थे। तो रज्जुक मौर्य शासन में क्या थे? अधिकारी थे। अगला पॉइंट क्या है? सार्थवाय कहते हैं व्यापारियों के काफिले को। तो सार्थवाय किसको कहते थे? व्यापारियों के काफिले को सार्थवाय कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या है? अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक तथा राजुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। तो मौर्य प्रशासन का अग्रहारिक भाग नहीं था। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। तो अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। अगला पॉइंट क्या है? सर्वश्रेष्ठ स्तूप माने जाते हैं सांची को। तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप किसको माने जाते हैं? सांची को माने जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? सांची का स्तूप बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया था सांची का स्तूप। ये सभी पॉइंट जो हैं PCS RO में आए हुए हैं, प्रश्न है। अगला पॉइंट क्या है? स्थान दिए हैं और स्मारक और भग्नावशेष दिए हैं। तो कौशाम्बी का जो मठ है वो कहाँ? घोषिता राम मठ कहाँ पे है? कौशाम्बी में पड़ता है। अगला क्या है? रानाभर स्तूप। रानाभर स्तूप कहाँ पड़ता है? कुशीनगर में पड़ता है। धमेक स्तूप कहाँ पड़ता है? सारनाथ में। ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए। धमेक स्तूप कहाँ पड़ता है? सारनाथ में पड़ता है। सहित महत श्रावस्ती को बोलते हैं, ये श्रावस्ती में है सहित महत। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम क्या है? पहले वो गया गए थे, उसके बाद कुशीनगर गए थे, फिर लुम्बिनी गए थे, फिर कपिलवस्तु गए थे, फिर सारनाथ, फिर उसके बाद श्रावस्ती। अगला पॉइंट क्या है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? वो प्राकृतिक भाषा थी। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक भाषा थी। अगला पॉइंट क्या है? कलशी, गिरनार, सहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में मिले हैं। तो खरोष्टी लिपि में अशोक के अभिलेख किस स्थान से मिले? तो मिले सहबाजगढ़ी से। तो सहबाजगढ़ी से अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में मिले हैं।
अगला पॉइंट क्या है, पत्थर पर प्राचीनतम जो शिलालेख थे वो किस भाषा में थे, प्राकृतिक भाषा में थे। अगला पॉइंट क्या है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया है, तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अगला पॉइंट क्या है, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो अनुराधापुर में अशोक के ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। अगला पॉइंट क्या है, प्राचीन भारत में ब्राह्मी, नंद नागरी, शारदा तथा खरोष्टी में से वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है वह खरोष्टी लिपि। तो खरोष्टी लिपि कहाँ से लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती है। अगला पॉइंट क्या, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। तो प्रियदर्शी नाम से अशोक का उल्लेख हुआ है नाम का, तो अशोक को क्या बोलते थे? प्रियदर्शी बोलते थे। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि अशोक के प्रास्तर स्तंभों के संदर्भ में सत्य कथन कौन है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों पर सेप्ट सुंडाकार है, ये उसमें उत्तीर्ण हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि मास्की, गुर्जरा, नेटूर एवं उडेगोलम में से वह एक अभिलेख जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख, तो मास्की से अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो मास्की से अशोक के क्या है? व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट क्या है कि अशोक का रुम्मिनदेही अभिलेख, रुम्मिनदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। तो रुम्मिनदेही स्तंभ किससे संबंधित है? बुद्ध से संबंधित है। जब हम बुद्ध पढ़ा रहे थे तो इस पॉइंट को बताया था। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। तो गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया हुआ भाब्रूगढ़ का स्तंभ लेख। तो भाब्रूगढ़ का स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने खुद को स्वयं को सम्राट अशोक बताया है। ठीक है। कलसी प्रसिद्ध है, किस लिए कलसी प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेख के कारण यह प्रसिद्ध है। कलसी, कलसी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के देहरादून में पड़ता है। ठीक है। तो ये आपका देहरादून में पड़ता है, देहरादून उत्तराखंड में, उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, यूके में। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली है कलसी में। कहाँ मिली? कलसी। तो उत्तराखंड में कलसी पड़ता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है वह है शिलालेख 13वां। तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन मिलता है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। किस शिलालेख सॉरी 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित शिलालेख 12वां है। तो कौन सा शिलालेख है? 12वां शिलालेख है जो पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित शिलालेख है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं दूसरा और आपका 13वां शिलालेख। जो संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वो दूसरा और 13वां। ठीक है। अगला क्या है पॉइंट कि चोल पांड जो सतीय पुत्र तथा सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, तो वह सातवाहन का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। चोल का है, पांड का है। चोल पांड का तो आप जानते हैं द्वितीय शिलालेख में है, उल्लेख है द्वितीय शिलालेख में अशोक के उल्लेख है। चोल पांड सतीय पुत्र और सातवाहन का उल्लेख नहीं है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी शिलालेख पहले में। तो शिलालेख पहले में पशुओं के वध पर रोक लगाई गई है। ठीक है। तो शिलालेख पहले में पशुओं के वध पर रोक लगाई गई है। ये शिलालेख पहले की बात करें और इसमें अगर हम देखें शिलालेख तो प्रथम शिलालेख की अगर हम बात करें तो पशु हत्या पर रोक लगाई गई है। अगर हम और शिलालेख की बात करें तो द्वितीय जैसे शिलालेख है, तो द्वितीय शिलालेख में क्या है
कि अशोक के चोल पांड्य राजाओं का उल्लेख किया गया, जो हमने बताया आपका चोल पांड्य राजाओं का उल्लेख किया गया है द्वितीय शिलालेख में। तृतीय शिलालेख में क्या कहा गया है? तृतीय शिलालेख में आपको याद करने होंगे। तृतीय शिलालेख में आपका रज्जुक प्रादेशिक तथा युक्त का दौरा करने का आदेश दिया। मतलब ये अधिकारी थे, इनको दौरा करने का, राज्य का भ्रमण करने का आदेश दिया गया था तीसरे शिलालेख में। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण देख ले, जैसे पांचवा शिलालेख है। पांचवा शिलालेख है तो इसमें क्या कहा गया कि धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख है। धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख है किसमें? पांचवें शिलालेख में, पांचवें अभिलेख में। 12वां देख लेते हैं कि 12वां अभिलेख क्या कहता है अशोक का। 12वें में धर्मसार वृद्धि की बात की गई है। धर्मसार वृद्धि की बात की गई है। और 13वें में आपको पता है कि कलिंग युद्ध की बात की गई है 13वें में। तो ये कुछ अब शिलालेख थे अशोक के। ठीक है, तो अगला पॉइंट देख लेते हैं कि टॉलमी फिलाडेल्फस यानी कि तुर्मै, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, यानी कि राजनय संबंध थे, राजनीतिक संबंध थे, शासक था वो था मिस्र का। तो टॉलमी फिलाडेल्फस तुर्मै कहाँ का शासक था? मिस्र का शासक था। अगला पॉइंट क्या है कि चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, उसे मौर्य के। अगला पॉइंट क्या है? प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग होती सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, वह सोहगौरा ताम्रपत्र लेख से यह जानकारी हमें मिलती है। अगला पॉइंट क्या है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। पहला पॉइंट आपका सही है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया, क्योंकि कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। कारण क्या कहता है? कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। यानी कि ये बात सही है, कारण भी सही है और कथन कारण का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि कथन क्या है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। तो धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, पहला सही है। ठीक है, कारण क्या कह रहा है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था, कृषकों ने विद्रोह नहीं किया था, ये गलत है। तो ये सही और गलत है। अगला पॉइंट क्या है? मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी के लिए दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति टैक्स छुपाता था या चोरी करता था तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था मौर्य काल में, ये बात याद रखना। अगला पॉइंट क्या है? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आए थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में, तो इंडिका ग्रंथ किसका है? मेगास्थनीज का पुस्तक है। और कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। भारतीय समाज को विभाजित किया था 7 श्रेणियों। प्रश्न पूछा जाता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? वो है 7 श्रेणी में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अर्थशास्त्र मुद्रा राक्षस मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। तो मेगास्थनीज कहता है कि प्राचीन भारत में दास्तां थी नहीं, जबकि कौटिल्य ये बात मानते हैं। अगला पॉइंट क्या है? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में। तो इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन दिया गया। अगला पॉइंट क्या है कि वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है वह है मेगास्थनीज की इंडिका। तो मेगास्थनीज की इंडिका जो है वह मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। अगला पॉइंट क्या है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। और अगला पॉइंट क्या है कि मौर्य नरेशों
के ने विकास किया था, सांस्कृतिक कला का व साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का, हिंदूकुश तक साम्राज्य का विस्तार किया था। किसने? मौर्य नरेशों ने। अब देखिए, भाग एवं बलि दो मौर्य काल के राजस्व स्रोत थे। क्या थे? राजस्व स्रोत थे, भाग एवं बलि मौर्य काल के। अगला पॉइंट क्या? मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, एकत्रित किया जाता है सीताध्यक्ष द्वारा। तो सीताध्यक्ष, कुछ प्रमुख अध्यक्ष बनाए गए थे, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि सीताध्यक्ष का जैसे मुख्य काम था राज्य की आय का एकत्रित। तो एक सीताध्यक्ष था, एक था शुल्काध्यक्ष। तो शुल्काध्यक्ष का कार्य क्या था कि शुल्काध्यक्ष का क्या कार्य था? शुल्काध्यक्ष था कि व्यापारिक करों को एकत्र करता था। शुल्क मतलब व्यापारिक करों को व्यापारिक करों को एकत्र करता था। कौन? शुल्काध्यक्ष व्यापारिक करों को एकत्र करता था। एक अन्य था पणयाध्यक्ष। पणयाध्यक्ष का कार्य क्या था? ये था बाजार का नियंत्रण करता था। किसका? बाजार का नियंत्रण कौन करता था? पणयाध्यक्ष करता था। ठीक है। एक और था कि पौताध्यक्ष। क्या था? पौताध्यक्ष। एक तो पौताध्यक्ष हुआ करता था मौर्य काल के प्रशासन में। इसका काम क्या था? माप तौल का काम कौन करता था? पौताध्यक्ष करता था। ठीक है। और कुछ अध्यक्ष देख लेते हैं जो मौर्य काल से संबंधित। सीताध्यक्ष तो आपने अभी देखी है कि सीताध्यक्ष भूमि कर और राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। मुद्राध्यक्ष क्या करता था मौर्य काल के प्रशासन में? इसका काम था पासपोर्ट बनाना। ठीक है, ये मुद्राध्यक्ष का कार्य था। और विविताध्यक्ष, एक और देख लेते हैं। विविताध्यक्ष इसका कार्य था चारागाह का कार्य देता था विविताध्यक्ष। और देख लेते हैं, आगे आएंगे अभी। जैसे मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय से था। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित समाहर्ता था। राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित क्या था? समाहर्ता था। मौर्य युगीन अधिकारी में आपने देखा तौल माप का प्रभारी कौन था? पौताध्यक्ष था। ठीक है। तो अगला क्या था कि पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो पंकोदक सन्निरोधे जो मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। तो सड़क पर जो कीचड़ फैलाना था उससे जुर्माना लिया जाता था, तो वो मौर्य प्रशासन का था। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तो तक्षशिला शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य साम्राज्य में। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्यायालय अस्तित्व में थे। धर्मस्थलीय एवं कंटक शोधन। तो धर्मस्थलीय एवं कंटक शोधन न्याय व्यवस्था के प्रमुख केंद्र थे, यानी कि ये न्याय व्यवस्था के अस्तित्व के लिए संभालते धर्मस्थलीय और कंटक शोधन। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का वह कार्य मौर्य कालीन से जारी है। तो जन्म मृत्यु पंजीकरण ये मौर्य काल से जारी है। अगला पॉइंट क्या है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था मगध एवं सूत वर्गों का था। अगला पॉइंट क्या है कि गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया है मौर्यों ने। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा पति त्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र में विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। अगला पॉइंट क्या है? जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति में पुनर्विवाह क्या है? वर्जित है। अगला पॉइंट क्या है कि विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, क्या था? जो ब्रात्य क्षत्रियों का था, यानी कि फॉरेन जो
जो फॉरेन क्षत्रियों का था उसको दिया गया था। ठीक है। प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम क्या है? पहले मेगास्थनीज आए थे, फायान आए थे, उसके बाद ह्वेनसांग फिर थे। फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आए थे। आप मेगास्थनीज तो आपको पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आए थे। ठीक है। उसके बाद सिंह आए थे 700 ईस्वी ईसा पूर्व में। ठीक है। अगला क्या है कि एक तरफ सूची दिया गया है और दूसरी तरफ सूची सेकंड दिया गया है। तो सूची फर्स्ट यानी कि चंद्रगुप्त को क्या नाम से पुकारते थे? सेंट्रोकोटस के नाम से। बिंदुसार को मैंने बताया था अमित्रघात कहते हैं। अशोक को क्या कहते हैं? प्रियदर्शी। और चाणक्य को विष्णुगुप्त, यानी कि ये उपनाम है, शासकों के उपनाम है। अगला पॉइंट क्या है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वह द्रथ, यानी कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वह द्रथ था। सही कथन कौन सा है? सही कथन है ये कि अंतिम मौर्य शासक वहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित कर दिया था। ये पॉइंट था। अगला क्या है पॉइंट कि ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में गिरनार क्षेत्र में जल प्रबंधन यानी जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। तो गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान किस शासकों ने दिया? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने दिया। अगला पॉइंट क्या है कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था वह चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था। इसका साक्ष्य मिलता है जल प्रबंधन की आवश्यकता को देखते हुए। कुछ स्थान दिए गए हैं उनसे संबंधित व्यक्ति, जैसे लोथल को एंशियंट डॉकयार्ड बोलते हैं, मतलब बंदरगाह। सारनाथ को बोलते हैं फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, यानी कि फर्स्ट सरमन बुद्धा इसलिए कहते हैं कि सारनाथ में इन्होंने सबसे पहले ज्ञान दिया था, पहला प्रवचन दिया था। सारनाथ को ही लायन कैपिटल ऑफ अशोका बोलते हैं और नालंदा को बोलते हैं ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, यानी कि नालंदा में ही बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया जाता था। नालंदा बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी बिहार में। तो ये मौर्य काल से संबंधित थे। अब अगले वीडियो में हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में चर्चा करेंगे। अगर देख लेते कुछ जो पॉइंट छूट गए हैं कि अशोक के समय कुछ, जैसे अशोक के समय उत्तर पथ की राजधानी क्या थी, दक्षिणा पथ की राजधानी क्या थी, मध्य प्रांत यानी कि राजधानी थी। तो हम देख लेते हैं कि अशोक के समय प्रमुख राजधानी, जैसे उत्तरापथ की राजधानी क्या थी अशोक के समय। कुछ पॉइंट जो उत्तरापथ की राजधानी क्या थी अशोक के समय, तो ये थी तक्षशिला। तो तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी थी। ठीक है। और दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी अशोक के समय? दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी, स्वर्णगिरी। ठीक है। मध्य की राजधानी क्या थी मध्य प्रांत की? तो आपकी पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र थी। ये मिलान करने के लिए कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। उसकी अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या थी? अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या थी? आपकी उज्जैनी थी। अवंती राजधानी की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। और आपकी कलिंग, ये कलिंग यहाँ पड़ता था, यानी कि कलिंग उड़ीसा में, यानी कि इसकी राजधानी तोसली। तो ये 5 प्रांत थे अशोक के, उत्तर दक्षिण अवंती कलिंग मध्य प्रांत। तो इनकी राजधानियाँ ये थी। और कुछ अन्य पॉइंट देख लेते हैं, जैसे सारनाथ जो था ना, सारनाथ में 4 सिंह मिले हैं, 4 सिंह मिले हैं अशोक के, जिनके नीचे क्या है कि जिनके नीचे घोड़ा, शेर, हाथी, बैल का अंकन किया गया है। तो सांची से 4 सिंह जिनके नीचे हंस हैं। जैसे मान ले लौरिया अर्राज से क्या मिला है? सिंह के साक्ष्य मिले हैं, आकृति मिले हैं। जैसे लौरिया नंदनगढ़ से क्या मिला है? सिंह के साक्ष्य मिले हैं। रामपुरवा से क्या है? बैल के साक्ष्य मिले हैं।
संख्या से क्या हाथी के साक्ष्य मिले हैं। अशोक ने क्या है कि बराबर की पहाड़ी यानी कि महाराष्ट्र में अजीपों के लिए कैसे गुफाओं का निर्माण किया था। ये सुदामा है, कर्ण चौपड़ है, विश्व झोपड़ी है, ऋषि लोमस है, इस प्रकार से। तो ये कुछ थे पॉइंट। जैसे कह देते हैं कि सारनाथ और प्रयाग स्तंभ लेखों को रानी कारूबाकी का उल्लेख मिलता है सारनाथ और प्रयागराज से। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे अशोक। और दो और अधिकारियों की उल्लेख मिलता है। एक है अग्री नोमोई, एक मिलता है अग्री नोमोई। इसका जो कार्य था गांव के लिए था। अग्री नोमोई गांव के लिए इस प्रयोग करते थे, ठीक है। और एक था अस्ति नोमोई। क्या था? अस्ति नोमोई। इसको शहर के लिए प्रयोग करते थे, शहर के अधिकारियों के लिए प्रयोग करते थे अस्ति नोमोई। तो ये कुछ पॉइंट थे अशोक से संबंधित जो है ना अभी हमने देखा। अशोक ने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की थी। जैसे युक्त थे, युक्त एक अधिकारी हुआ करता था। रज्जुक एक अधिकारी हुआ करता था। युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, ये कुछ अधिकारियों की नियुक्ति भी अशोक ने की थी। तो इनके बारे में भी कुछ देख लेते हैं कि युक्त थे, रज्जुक थे और प्रादेशिक, ये अशोक के समय के अधिकारी से पूछ लिया जाता है। मौर्यकालीन संबंधित अधिकारी को नाम बताइए, तो युक्त था, रज्जुक था, प्रादेशिक था। तो ये प्रमुख कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे अशोक के शिलालेखों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे अशोक के 14 शिलालेख मिले हैं। तो अशोक के जो 14 शिलालेख मिले हैं आपके, तो ये है आपके शिलालेख जो है मिले हैं, ये 8 स्थानों से मिले हैं। 8 स्थानों से 14 शिलालेख, यानी कि एक स्थान पर 14 लेख लिखे हैं प्रत्येक शिलालेख पर। जो तो 14 शिलालेख मिले हैं, तो एक स्थान पर 14 शिलालेख है, ठीक है। तो जैसे शहबाजगढ़ी मानसहरा, ये कहाँ से मिला, पूछ लिया जाता है कि शहबाजगढ़ी 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 मानसहरा मानसहरा, ये 8 स्थान कौन थे जहाँ 14 शिलालेख मिलते। ये सब पाकिस्तान में पड़ते हैं दोनों, शहबाजगढ़ी और मानसहरा। जैसे कलसी हमने बताया था कि कलसी देहरादून में पड़ता है, यानी कि उत्तराखंड में पड़ता है। देहरादून उत्तराखंड में, गिरनार जैसे गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ से शिलालेख मिले हैं अशोक के। गिरनार गुजरात में पड़ता है। और कुछ स्थान देख लेते हैं। जैसे मान लो तोसली है, तोसली, इसको धौली बोलते हैं। जौगढ़, ये दोनों स्थान उड़ीसा में पड़ते हैं। तो ये यहाँ से स्थान मिले हैं, शिलालेख मिले हैं। और एक स्थान है येर गुड़ी, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये 7वां स्थान है। यहाँ से भी अशोक के शिलालेख मिले हैं। सोपारा, सोपारा या महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ से भी अशोक के शिलालेख मिले। तो ये 8 स्थान है जहाँ से 14 शिलालेख मिले हैं अशोक के। प्रत्येक लेख में 14 लेख हैं, ठीक है। प्रत्येक में 14 लेख हैं 8 स्थानों में, ठीक है। अशोक की कुछ लघु शिलालेख के बारे में जान लेते हैं कि कौन से अशोक के स्तंभ लेख हैं। 6 स्थानों पर अशोक के 6 स्थानों पर 7 स्तंभ लेख सेट पाए गए हैं। 6 स्थानों पे 7 स्तंभ लेख पाए गए हैं। तो ठीक है, वो कौन कौन से स्थान है ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि वो स्थान कहाँ पड़ते हैं। तो ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है। तो ये दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख क्या है, फिरोज शाह तुगलक मेरठ से दिल्ली लाया था। ये दिल्ली मेरठ को, तो इसलिए दिल्ली मेरठ बोलते हैं इसको कि दिल्ली से मेरठ कौन लाया था, ये फिरोज शाह तुगलक आया था। तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। एक दूसरा जो है वो है लौरिया अरराज, बिहार में पड़ता है। लौरिया अरराज, ये कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है।
एक लौरिया नंदनगढ़ है, ये भी बिहार में पड़ता है। रामपुरवा है, ये भी आपका बिहार में पड़ता है। तो एक रामपुरवा है, रामपुरवा ये भी आपका बिहार में पड़ता है। ये सभी क्या है, स्तंभ लेख है। 6 स्तंभ लेख है, जिसमें 7 स्तंभ लेखों का सेट पाया जाता है एक जगहों पर। ठीक है, अगला रामपुरवा है। अगला प्रयाग है, एक क्या है, प्रयाग स्तंभ लेख है। प्रयागराज को क्या है, कौशाम्बी स्तंभ लेख, कौशाम्बी से जहांगीर इलाहाबाद के किले में लाया था। तो प्रयाग स्तंभ लेख को क्या है कि कौशाम्बी से जहांगीर इलाहाबाद किले में लाया था। ठीक है, अब कुछ अगर हम देखें तो लघु स्तंभ लेख देख लेते हैं। अभी हमने स्तंभ लेख देखे थे, अब देख लेते हैं लघु स्तंभ लेख। जैसे सांची में कुछ लघु स्तंभ लेख पाए गए, एमपी में पड़ता है। ठीक है, सारनाथ में भी लघु स्तंभ मिले हैं। प्रयागराज इसको रुमिनदेई अभिलेख बोलते हैं। तो ये प्रमुख थे अशोक के बारे में। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।